इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज गैलरियां ही देखेंगे। ललित कला एकेडमी, न्यू दिल्ली। ललित कला अकादमी की स्थापना अक्टूबर 1954 को न्यू दिल्ली में हुई, जिसका उद्घाटन स्वयं तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया। कला अकादमी का उद्देश्य देश में चित्रकारों को चित्रकला संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा इसके स्वरूप को जनतांत्रिक बनाना था। चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला एवं छापा कला आदि की शिक्षा के साथ साहित्य एवं नाटक तथा संगीत आदि की शिक्षा भी यहाँ पर प्रदान की जाती है। 1982 से अकादमी 3 वर्ष में 3 बार समकालीन कला की जो पत्रिकाएं हैं यहाँ पर संपादित की जाती। आरंभ में श्री प्रयाग शुक्ल इसके अतिथि संपादक थे। यहाँ शोधार्थियों के लिए पुस्तकों का जो विशाल संग्रह है वो उनके रिसर्च आदि के काम आता है। समाज में कलाकारों को इसने एक बहुत ही विशाल मंच प्रदान किया है। वर्ष 2004 में इस अकादमी ने अपने 50 वर्ष पूर्ण किए हैं। 1974 से यहाँ राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों का आयोजन लगातार होता आ रहा है। प्रति तीसरे वर्ष अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, जिसे हम त्रिनालय भी कहते हैं, आयोजित की जाती है, जिसमें विश्व के कोने कोने से कलाकार भाग लेने आते हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी की चयन समिति इस बात का प्रयत्न करती है कि भारतीय कक्ष को इस प्रकार से त्रैवार्षिकी में रखा जाए जो कि पूरे देश में कला के क्षेत्र में जो प्रयोग किए जा रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व कर सके। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यह चयन समिति देश के प्रमुख भागों का या शहरों का भ्रमण कर कृतियों का चयन करती है। इस त्रैवार्षिकी में नामचीन कलाकारों को अलग से त्रैवार्षिकी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के अवसर पर विश्व की कला के साथ साथ समकालीन भारतीय चित्रकला का तुलनात्मक स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय होता है, जहां मनुष्य के शोक, तो उसके संघर्ष, समाज और वस्तु जगत के यथार्थ से भी एक बड़ा यथार्थ जो है उपस्थित होता है। कला की अंतर्वर्ती चेतना अतीत और वर्तमान के जिस बिंदु पर आकर टिकती है वहां भविष्य की पदचाप भी सुनाई दे सकती है। यानी भविष्य में जो शैलियां बनेंगी, जिस तरीके के प्रयोग आगे होने वाले हैं, उसको भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रथम त्रैवार्षिकी 1968 में आयोजित हुई, जिसमें 31 देशों ने भाग लिया। अब तक 13 जो टर्नालय हैं वो आयोजित हो चुके हैं तथा प्रतिभागी देशों की संख्या करीब 70 तक पहुंच गई है। अपार उपलब्धियां हासिल करने के उपरांत भी ललित कला अकादमी उदासीनता की शिकार है। कदाचित इसके लिए कुछ हद तक कार्य संचालक तथा अकादमी के नियम ही जिम्मेदार हैं। 50 वर्ष पूर्व जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसकी नींव रखी गई थी, उन उद्देश्यों की पूर्ति में निसंदेह यह पूर्ण सफल भी हुई और आज भी अपनी सक्रियता बनाए हुए है। परंतु जिस रचनात्मक प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए यह अकादमी बनाई गई थी,
कि यह पेंटिंग्स, मूर्तिकला, ग्राफिक्स के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देगी, उस प्रयास में किंचित अभी कमी न दशक में शुरुआत में जगदीश स्वामीनाथन, कृष्ण खन्ना, गुलाम मोहम्मद शेख, विवान सुंदरम आदि ने इस बात के लिए जबरदस्त संघर्ष किया कि ललित कला अकादमी का स्वरूप जनतांत्रिक बने और उस पर से एक खास स्कूल का प्रभाव खत्म। कलाकारों ने इस संघर्ष को सड़क पर आकर भी किया, लेकिन जनतांत्रिकरण के प्रयोग ने अंततः जो स्वरूप धारण किया वह इतना भयानक था कि आज लगभग संपूर्ण कलाकार उससे उदासीन है। अकादमी की इस हालत के लिए एक तो उचित आर्थिक सहायता का न मिलना है तथा दूसरी ओर अकादमी संविधान पर मंडली विशेष का आधिपत्य, जिन्होंने अकादमी स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया है। एक और वह समय था जब अकादमी में किसी कलाकृति का चुनना किसी कलाकार के लिए अत्यंत गौरव की बात होती थी, किंतु आज न पहले जैसा सम्मान है। इस परिवर्तित परिदृश्य के लिए कला बाजार जिम्मेदार है। पहले प्रतिष्ठित कलाकार ललित कला अकादमी गढ़ी स्टूडियो में वर्षों तक कला साधना कर मध्यम वर्गीय जीवन जीते थे, किंतु आज कलाकार अपनी कला यहाँ की संचालन व्यवस्था भी है। अकादमी जिस त्रैवार्षिकी या टर्नालय का आयोजन प्रत्येक तीसरे वर्ष करती है, उसमें भी अनियमितता है। 90 के दशक में अकादमी के सर्वेक्षण एवं सुधार हेतु हक्सर कमेटी का गठन किया गया था। उस हक्सर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में लिखा, अकादमी में टर्नालय के लिए अलग से सेल बनना चाहिए, जो आज तक नहीं बना। इसके लिए टर्नालय का आयोजन बेहद गड़बड़ी भरा होता है और इसकी तैयारियां मात्र 3 महीने पूर्व आरंभ होती हैं, जबकि टर्नालय 2001 में यहाँ निर्देशक रह चुके श्री नंदलाल कत्याल ने बताया कि विदेशों में ऐसे आयोजन के लिए वर्षों पूर्व तैयारियां आरंभ होती हैं। अतः ये अत्यंत आवश्यक है कि इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन हेतु कम से कम 2 वर्ष पूर्व तैयारी शुरू हो। यदि अकादमी पूर्ण तैयारी के साथ कलाकारों को एक उचित मंच एवं वातावरण प्रदान करे, तो इस प्रदर्शनी के परिणाम जो हैं और भी अधिक प्रभावशाली हो सकते हैं। अकादमी की प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने की दिशा में जो यहाँ के डायरेक्टर थे सुधाकर शर्मा जी ने बहुत सारे सार्थक प्रयास किए। आपने कुमार स्वामी व्याख्यानमाला को पुनः आरंभ कराया। हिंदी में प्रकाशित होने वाली जो समकालीन कला है और अंग्रेजी में जो ललित कला कंटेम्प्रेरी है, उसको जो है फिर से प्रकाशित कराने का कदम उठाया। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के साथ मिलकर कला शिविरों का आयोजन कराने के साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अकादमी के कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे, ताकि आगे चलकर कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न न होने पाए। इस प्रकार के प्रयासों द्वारा अकादमी के प्रति एक बार पुनः जागरूकता लाई जा सकती है, क्योंकि आज ललित कला अकादमी असंख्यों कलाकारों की प्रेरणा स्रोत एवं आकर्षण का विषय है।
आज भी युवा कलाकार जो है अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के मन में लालसा लिए रहते हैं। कला शोधार्थियों के लिए अकादमी आज भी सहायक सिद्ध होती है। इसमें अभी सुधार की आवश्यकता है। इसकी आर्थिक कमी को पूर्ण कर संचालन प्रक्रिया में नियमितता लाई जा सकती है। अकादमी के पास पर्याप्त आर्थिक संसाधन और दूरदर्शिता हो तो बाजारवाद के इस युग में भी बहुत कुछ किया जा सकता है, क्योंकि जो नहीं बिकता उसमें कल्पनाशीलता और प्रयोगशीलता होती है। उसे प्रोत्साहन अकादमी जैसी संस्थाएं ही दे सकती हैं। कलाकारों का एक बड़ा वर्ग है जिसे अभी भी अकादमी के प्रोत्साहन और समर्थन चाहिए। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ। आधुनिक भारतीय कला जगत में लखनऊ राज्य ललित कला अकादमी का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसकी स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में हुई। यह 76 मंजिला और हाईकोर्ट के मध्य ललित कला अकादमी मार्ग पर लाल बारादरी में स्थित है। जो पुरातात्विक इमारत है आरएम सिद्दीकी के नेतृत्व में वर्तमान कुछ समय पूर्व योगेंद्र नाथ योगी अध्यक्ष तथा अनुराधा गोयल जो कि सचिव थे उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के नेतृत्व में यह अकादमी निरंतर अपना कार्य करती रही और प्रचार प्रसार जो जैसे महत्वपूर्ण कार्य हैं उन्हें भी लगातार कर रही थी। इस संस्था का प्रमुख ध्येय कलाकारों को प्रोत्साहित करना तथा कला की प्रोन्नति करना है। इसी उद्देश्य से यह अकादमी नियमित रूप से निरंतर नई योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। अकादमी प्रतिवर्ष प्रदेश के समस्त कलाकारों से कृतियां एकत्र कर चयनित कृतियों का प्रदर्शन करती है। उनमें से कुछ अति विशिष्ट कृतियों के कलाकारों को पुरस्कार प्रदान करती है। यहाँ पर संकलित चित्राकृतियों में तेल, जल रंग, कोलाज, पेन, स्याही, ग्राफिक्स की विभिन्न तकनीकों जैसे एचिंग, वुडवर्क, सीरीग्राफ आदि तथा मूर्ति कला में टेरिकोट भारतीय कला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, जिसमें संपूर्ण देश के कलाकार भाग लेते हैं एवं चयनित कलाकारों की प्रतियां जो कलाकृतियां हैं उन्हें उनके प्रदर्शनी का आयोजन भी होता है। अकादमी लोक कला के अतिरिक्त आधुनिक कला एवं व्यवहारिक कला को भी महत्व प्रदान करती है। इन कलाओं की प्रदर्शनी का आयोजन कर पुरस्कार वितरण भी करती है। इसके अतिरिक्त अकादमी अनेक गतिविधियों का समय समय पर संचालन करती है जो कलात्मक दृष्टि से अत्यंत उत्तम कार्य है। जैसे वरिष्ठ कलाकार जो कलाकार हैं उनका रेट्रोस्पेक्टिव आकृति आमंत्रित करती है तथा उनका कला प्रदर्शनी करती है। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शनियों का भी समय समय पर आयोजन करती है। अंतरराज्य विनिमय कला प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। कला जागरूकता हेतु श्रेष्ठ कलाकृतियों का संग्रह कर समय समय पर उन प्रदर्शनियां प्रदान करती है एवं
प्रतिभाशाली कलाकारों की एकल प्रदर्शनियों का आयोजन करती है तथा उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। अकादमी द्वारा विशिष्ट कलाकारों, कला समीक्षकों, कलाविदों और इतिहासकारों को श्री सदस्यता सम्मान प्रदान करती है। अकादमी डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी की स्मृति में व्याख्यान माला आयोजित करती है। अकादमी द्वारा कला संगोष्ठियों, व्याख्यानों एवं सेमिनार का समय समय पर आयोजन किया जाता है। कला पुस्तकालय वाचनालय के अतिरिक्त कलाकृतियों, कला पुस्तकों एवं छाया चित्रों की सुविधा भी यहाँ प्रदान की जाती है। अन्य प्रादेशिक कला संस्थाओं, कला गतिविधियों हेतु अनुदान एवं मान्यता प्रदान करने का कार्य भी यहाँ किया जाता है। सृजनशील कलाकारों को रचनात्मक कार्य हेतु सृजन करने की सुविधा एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। अकादमी में 4 वीथिकाएं हैं, जिनमें से 2 एसी हैं, वातानुकूलित हैं। इनमें संकलित आधुनिक कलाकृतियों का श्रेष्ठ, समृद्ध एवं स्थायी संग्रह का समय समय पर प्रदर्शन या प्रदर्शनी आयोजित की जाती है। यह प्रतिनिधि संग्रह है जिसमें प्रदेश के कला आचार्य असित कुमार हल्लर, ललित माधव सेन, वीरेशर सेन, सुधीर खास्तगीर की कृतियों के साथ ही समकालीन कलाकारों एवं देश के ख्याति अर्जित कला आचार्यों जैसे नंदलाल बसु, यामिनी रॉय आदि की कृतियां भी यहाँ संग्रहित है। संग्रह की महत्ता के लिए डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी द्वारा 275 कृतियां एवं सुधीर खास्तगीर की लगभग 100 कृतियां यहाँ पर संग्रहित है। आपका जो इस अकादमी को सहयोग प्रदान किया है वो अतुलनीय है। अपने आरंभिक समय से लेकर वर्तमान समय तक यह अकादमी निरंतर प्रगति करती रही है। अकादमी की स्थापना के समय डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी आदि मनीषियों ने कला व कलाकारों के उन्नयन के लिए जो बीज रोपित किए थे, अब उसने एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया है। 1962 से आज तक के कालखंड में जिन महान कलाकारों और कलाविदों ने इस वृक्ष को संचित किया है, सिंचित किया है और पल्लवित किया है, कला स्वीकृति के लिए उनकी सेवा अमूल्य है। इसकी छाया में अब तक न जाने कितने कलाकारों को मान सम्मान मिला, नए आयाम से जुड़े, नई पहचान मिली। अतः राज्य ललित कला अकादमी एवं प्रभावशाली संस्था के रूप में निरंतर कठोर साधना कर अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए ये तत्पर रहती है। इसके द्वारा न सिर्फ कलाकारों, कलाविदों, कला समीक्षकों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है, अपितु अनेक कला साधकों, कला विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन, उपयुक्त स्थल, आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती रही है। प्रदेश में दृश्य कलाओं के प्रति उत्साह एवं रुचि उत्पन्न करने वाली इस संस्था ने कला साधकों में सृजन भावना को जागृत कर अपने उत्तम अनूठे कला संग्रह को स्थापित कर न सिर्फ हमें गौरव प्रदान किया है, अपितु संपूर्ण देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा भी दिलाई है। यह संस्था देखते हैं सैफ्रॉन आर्ट गैलरी।
मुंबई स्थित सैफरॉन आर्ट गैलरी मुंबई स्थित सैफरॉन आर्ट गैलरी का यहाँ उल्लेख इसकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। वर्तमान समय में जब आधुनिक भारतीय कला में इतनी गहरी प्रतिस्पर्धा है तथा कलाकार अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाने के लिए संघर्षरत है, तब यह गैलरी उन कलाकारों को व्यक्तिगत पहचान दिलाने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी अर्जित कराती है। यह संस्था कलाकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली परिपक्व संस्था के रूप में जानी पहचानी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय चित्रकारों की श्रेष्ठ कृतियों का संग्रह कर उनकी प्रदर्शनी लगाना तथा कृतियों की नीलामी करना है। आधुनिक पद्धति की यह संस्था कलाकृतियों का दर्शकों से सीधा संपर्क स्थापित कराती है। यहाँ पर दर्शक एवं अन्य कला प्रेमी वेबसाइट के जरिए इस प्रदर्शनी में सम्मिलित होने वाली कृतियों की संख्या, उनके विषय, उनके मूल्य तथा जिस मीडियम में वो कृति बनी हुई है उस मीडियम के बारे में जान सकती है। साथ ही वेबसाइट के जरिए इन्हें क्रय करने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। इस संस्था ने भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय कला बाजार में प्रस्तुत कर महत्वपूर्ण स्थान बनाया है एवं कलाकारों को विश्व स्तरीय ख्याति अर्जित कराई है। सैफरॉन आर्ट गैलरी की एक शाखा न्यूयॉर्क में भी है तथा इस संस्था की प्रतिष्ठा का एक बड़ा संग्रह प्रस्तुत किया। इस संग्रह के साथ ही अन्य कलाकारों की कृतियों का प्रदर्शन हुआ। जनवरी 2005 में न्यूयॉर्क स्थित सैफरॉन आर्ट गैलरी में प्रसिद्ध भारतीय कलाकार लक्ष्मा गौड़ की मूर्ति कला एवं कागज पर निर्मित चित्रों की प्रदर्शनी एवं नीलामी की गई। यह संस्था सदैव कला में आधुनिकता को महत्व प्रदान करती है। यहाँ पर रामकुमार जैसे अनेक शीर्ष कलाकारों की कृतियों की प्रदर्शनी जैसे शहरों में होने के साथ साथ बड़ी मात्रा में धनराशि भी कमा चुकी है। सन 2004 में हुई नीलामी में लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का जो है यहाँ पेंटिंग सेल हुई, विक्रय हुआ, जो निसंदेह आधुनिक समकालीन कलाकारों के लिए उत्साहवर्धक एवं प्रेरणादायी है। यह गैलरी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय मुंबई, सचेजे कला विद्यालय मुंबई से भी जुड़ी हुई है, जो कुछ नए कलाकारों को अपने साथ जोड़कर एकल तथा सामूहिक प्रदर्शनी व सेमिनार का आयोजन भी करती है। यह संस्था कला पुस्तकों का संपादन एवं प्रकाशन का कार्य भी करती है। भारत में प्रथम डिजिटल आर्ट गैलरी बड़ौदा के अमिताभ दास तथा नंदिनी गांधी द्वारा बनाई गई। इस सैफरॉन आर्ट गैलरी को आर्ट अंडरग्राउंड का नाम दिया गया है।
इस गैलरी में 3,500 से भी अधिक डिजिटल पेंटिंग प्रदर्शित की। टाकिन में स्थित राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का शिलान्यास 12 फरवरी 1980 को श्री राम निवास मिर्धा द्वारा किया गया। 1983 के आरंभ में यह भवन पूर्ण रूप से तैयार हो गया एवं 30 अप्रैल को राज्यपाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। छापा कला, चित्र शिक्षण प्राप्त करते हैं एवं अपनी जो कला है उसका अभ्यास करते हैं। कला अभ्यास हेतु यहाँ पर उपयुक्त मशीनों एवं उपकरणों की भी व्यवस्था है। यहाँ पर मल्टीपर्पज हॉल भी है। अतिथि गृह एवं कार्यालय के उपयोग हेतु 2 कक्ष अलग से निर्मित किए गए हैं। कला अध्ययन हेतु उचित पुस्तकों का यहाँ पर संकलन भी है, जिन्हें कला प्रेमी यहाँ से क्रय भी कर सकते हैं। यहाँ के कलाकार स्वनिर्मित कलाकृतियों को कम कीमत पर क्रय कर लोगों को आकर्षित करते हैं। यह कला केंद्र न सिर्फ अपने प्रदेश के कलाकारों को अपनी कलात्मक गतिविधियों से प्रभावित करता है, अपितु अन्य प्रदेशों के कलाकार भी इनसे जो है लाभान्वित होते हैं। सामान्य गतिविधियों से हटकर यह केंद्र राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम भी आयोजित करता है। यहाँ की कार्यशालाओं में प्रतिभागी कलाकारों की संख्या बेशक कम हो, किंतु जो उपलब्धियां हैं वो उत्साहवर्धक होती हैं। यद्यपि यह कला केंद्र व्यवस्थित, सक्रिय एवं प्रसिद्ध है, परंतु अभी इसे अपने प्रदेश से बाहर अन्य प्रदेशों तक विस्तार की आवश्यकता है। दिल्ली शिल्पी चक्र। भारत विभाजन के समय शारदा चरण उकील कला विद्यालय और अखिल भारतीय ललित कला एवं शिल्प समाज आईफेक्स जिसे कहते हैं कि केवल ऐसी 2 संस्थाएं थी जो कला के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभा रही थी। दिल्ली पॉलिटेक्निक का कला विभाग भी अतिरिक्त कला संस्था थी, जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में थी। आईफेक्स संस्था उस समय दिल्ली क्षेत्र की ऐसी संस्था थी जिस पर यहाँ के कलाकार पूर्णतः निर्भर रहते थे। उस समय अधिक व्यावसायिक कला दीर्घाएं न होने के कारण यहाँ अधिक मात्रा में कलाकारों का आना जाना लगा रहता था। उसी समय आईफेक्स संस्था के तत्कालीन सदस्यों कमल कृष्ण, के.एस. कुलकर्णी तथा प्राणनाथ मागो ने 1949 में एक अन्य कला संस्थान के निर्माण हेतु प्रस्ताव रखा, परंतु बैठक के सदस्यों द्वारा इन कलाकारों के प्रस्ताव की अपेक्षा ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ फाइन आर्ट्स तथा एक अन्य संस्था जो भारतीय कला का प्रचार प्रसार करती थी उसको अधिक प्रोत्साहन मिला, समर्थन मिला। समर्थन न मिलने के उपरांत इन कलाकारों ने आईफेक्स संस्था से अपना त्याग पत्र दे दिया। 25 मार्च 1949 को इन कलाकारों ने भावेश चंद्र सान्याल एवं धनराज भगत के सहयोग से दिल्ली शिल्पी चक्र की दिल्ली में स्थापना की। भावेश चंद्र सान्याल इस संस्था के प्रमुख सदस्य थे। इन कलाकारों के अतिरिक्त चक्र में शामिल होने वाले जो अन्य कलाकार थे उनमें जयाप्पा स्वामी, दमयंती चावला, हरलाल, केसी आर्य,
दिनकर कौशिक, ब्रजमोहन भानोत तथा श्रीनिवास पंडित थे, जिन्होंने अपनी कलात्मक व्यावसायिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस संस्था को सार्थक बनाने का प्रयास किया। कला जीवन को प्रदीप्त करती है, ये आदर्श वाक्य के साथ दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की गई। चक्र ने अपने उद्घोषणा पत्र में घोषित किया कि समूह समझता है कि कला को गतिविधि के रूप में जीवन से अलग नहीं किया जाना चाहिए। उसे राष्ट्र की कला का ऐसा स्वरूप होना चाहिए जो राष्ट्र के लोगों की आत्मा की अभिव्यक्ति हो, उसकी उन्नति की प्रक्रिया में सहयोग करे। अतः कलाकारों का एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे भारतीय संस्कृति का उत्थान हो एवं उसे संरक्षण हो सके। चक्र के सदस्य संगीत, साहित्य एवं कला जैसी विभिन्न प्रतिभाओं से संपन्न थे तथा इन सभी कलाओं को यहाँ पर सम्मान एवं स्थान मिला। यह वह समय था जब भारत में प्रत्येक कलाकार क्रांति की भावना से ओतप्रोत था तथा अपनी कला अभिव्यक्ति उस समय की स्थिति के साथ समन्वित होकर करना चाहता था। दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकारों ने अपनी कृतियों की अपने ही शहर के कई भागों जैसे चांदनी चौक, करोल बाग, डीयू का जो परिसर है आदि स्थानों पर प्रदर्शनी आयोजित की। इस पर उन्हें दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया एवं कला समीक्षकों का प्रोत्साहन हासिल हुआ। इस प्रकार चक्र ने अपनी अच्छी शुरुआत की तथा बाद में यह चक्र विस्तार पाता गया। साथ ही इस चक्र के लोगों को सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं भी प्राप्त हुई। चक्र की बढ़ती हुई लोकप्रियता एवं सक्रियता से कई कलाकार इसमें सम्मिलित हुए जो आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार बने, जिनमें रामकुमार, सतीश गुजराल, देवयानी कृष्णा, रामेश्वर बरूटा, जे स्वामीनाथन, विशंभर कुमार, राजेश मेहरा, जगमोहन चोपड़ा, परमजीत सिंह, अनुपम सूद तथा अर्पिता सिंह शामिल है। चक्र के संयोजकों का मुख्य उद्देश्य उस समय की धीमी पड़ती कला को तीव्रता प्रदान करना, नई कलात्मक गतिविधियां करना तथा कलाकारों को एक साथ एकत्रित होने के लिए मंच प्रदान करना था। इसके माध्यम से वे सामाजिक उत्थान एवं रचनाशीलता को बढ़ावा देकर नवीन कला के क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते थे और वे अपने इस उद्देश्य में सफल भी हो गए। चक्र ने प्रतिवर्ष एक वार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन करना आरंभ किया, जहां प्रतिवर्ष चक्र से बाहर के एक नए कलाकार को आमंत्रित किया जाता था। चक्र अपनी प्रदर्शनियों एवं गतिविधियों द्वारा प्राकृतिक आपदाओं में भी सहयोग करता था, जैसे असम की विनाशकारी बाढ़, जिसके लिए चक्र ने एक बड़ी धनराशि के साथ साथ अपनी कृतियों को भी प्रदर्शन हेतु दान में दिया था, जिसके प्रदर्शन ने और राशि एकत्र की। यह घटना चक्र के भीतर पनपने वाले सामाजिक जागरूकता की परिचायक थी। इस प्रकार चक्र ने क्रय हेतु एक एजेंसी का निर्माण किया। अतः मैसर्स धूमिमल धर्मबल के श्री राम बाबू की सहायता से 7 अक्टूबर 1949 को भारत में अपनी ही तरह की पहली दीर्घा का उद्घाटन कनॉट प्लेस में आरंभ किया गया।
यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था, क्रांतिकारी कदम था, जिसका श्रेय चक्र एवं उसके सदस्यों को दिया जाता है। यद्यपि शीघ्र ही यह दीर्घा से अलग हो मैसर्स धूमिमल के व्यक्तिगत संचालन द्वारा क्रियान्वित होने लगी। दिल्ली शिल्पी चक्र प्रदर्शनियों, कला गतिविधियों एवं कला संस्थाओं की कार्य प्रणाली का परीक्षण एवं निरीक्षण के साथ ही कला तथ्यों पर चर्चा परिचर्चा का कार्य भी करता था, जिसमें कला एवं संस्कृति के संबंधों का सदैव ही ध्यान रखा जाता था। इस संगोष्ठी द्वारा कलाकारों में अतिरिक्त जागरूकता का संचार होता था, क्योंकि कलात्मक जागरूकता ही कला उन्नति का आधार है। इस चक्र की प्रथम प्रदर्शनी नवंबर 49 को जनपद स्थित मासोनिक लॉज के बैरक में हुई थी। बाद में F19 शंकर मार्केट में चक्र ने अपना स्थायी केंद्र बना लिया। यहाँ पर कला प्रदर्शनी, वार्षिक महोत्सव एवं संगोष्ठियों का आयोजन नियमित रूप से किया जाने लगा। यहाँ के कलात्मक कार्यों में छापा कला, स्केचिंग आदि प्रमुख थे। शिल्पी चक्र द्वारा निरंतर कला प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया था, जहां कलाकारों ने पहली बार कला प्रदर्शनी आयोजित की। इसमें कमल कृष्ण अपनी 10 विशिष्ट जल रंग निर्मित चित्रों के साथ दूसरे जाने माने कलाकार भावेश सान्याल ने भी अपनी नवीनतम कृतियों के साथ प्रदर्शनी की। इनके अतिरिक्त हरिकृष्ण पाल, दमयंती चावला, प्राणनाथ मांगो, जनमोहन भनोत, राम कुमार, देवयानी कृष्ण, रत्ना सान्याल की पिलग्रिम्स तथा बुफेलो, दमयंती चावला की गर्ल विद अ पिक्चर, वॉशर वुमन, प्राणनाथ मांगो की मूनलाइट, राम कुमार की बेगर्स, रत्ना फावरी का स्टोन ओवर द फील्ड, प्रदर्शनी का आयोजन जो है 12 नवंबर 49 को किया गया। यह प्रदर्शनी 20 नवंबर तक चली थी। इस प्रदर्शनी में शिल्पी समूह की निष्ठा भावना, आलोचना, कुछ रचकर आधुनिकता की ओर बढ़ने की भावना लिए हुई थी। 11 अप्रैल 1951 को शिल्पी चक्र का दूसरा वार्षिकोत्सव मनाया गया, जहां पर अनेक कृतियां कलाकारों की संवेदनशीलता को प्रदर्शित कर रही थी। मानव जीवन की निराशा, दुख, श्रम की पीड़ा एवं सामाजिक हिंसा आदि भावनाओं का मर्मात्मक अभिव्यक्ति इन चित्रों में देखने को मिलती थी। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि प्रदर्शनी के चित्रों में चित्रमयता, रचनाशीलता, मौलिकता तथा सौंदर्यात्मक गुणों की कमी थी, बल्कि यहाँ के कलाकारों की उन्मुक्त मानसिकता एवं स्वतंत्र विचारों की संवेदनशीलता अभिव्यक्ति के जो उनकी अभिव्यक्ति संवेदनशीलता थी, उसकी अभिव्यक्ति इन चित्रों में हो रही थी। 6 अक्टूबर 1951 को दिल्ली शिल्पी चक्र के छात्र कलाकारों ने एकल कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विभाग के छात्रों ने भाग लिया। इस प्रदर्शनी ने
युवा वर्ग के अंदर कला के प्रति गंभीरता एवं उत्साह का जागरण किया। प्रतिभागी कलाकारों में विशम्मी खन्ना, अविनाश चंद्र तथा श्रीमान चंदर का नाम प्रमुख है। 23 फरवरी 1957 को इस चक्र के कलाकारों द्वारा उत्तेजना फैलाने वाली रेखांकन कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में चित्रों की कीमतें इतनी कम एवं उपयुक्त थी कि मध्यम वर्गीय प्रेक्षक या दर्शक भी उससे आकर्षित हो गए। इस प्रदर्शनी में भावेश सान्याल, कमल कृष्ण, मागो, के.एस. कुलकर्णी के रेखा चित्र भी शामिल थे। इसी प्रकार 17 मार्च 1951 को चक्र द्वारा राजधानी के प्रतिष्ठित परिचित कलाकारों के पेंटिंग्स लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसमें कंवल कृष्ण, गुजराल, सान्याल, कुलकर्णी, दिनकर कौशिक, धनराज भगत तथा राम कुमार के चित्रों को प्रदर्शित किया गया। चक्र के कलाकारों की शैलियों ने युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया एवं प्रेरणा दी, जिससे देश में हुए आकस्मिक परिवर्तनों एवं घटनाओं से प्रभावित कलाकारों को भी तनाव मुक्त, उपयुक्त एवं खुला हुआ वातावरण मिला, जहां उनकी कलात्मक कल्पना और परिपक्व तथा सक्षम हुई। यद्यपि यह जो चक्र है अब अस्तित्व में नहीं है, फिर भी भारत में कला की शुरुआत करने वाली प्रथम संस्था थी, जिसने समकालीन कला को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा इस संस्था के प्रयासों से ही कलाकारों को अनेक कला दीर्घाएं तथा कला संस्थान उपलब्ध हुए। इस संस्था की भूमिका, कार्यप्रणाली एवं अवदान भारतीय कला जगत में सदैव स्मरणीय रहेंगे। बड़ौदा ललित कला संकाय सन 1950 में चित्रकला शिक्षा के लिए कला भवन जैसी संस्था की स्थापना अपनी तरह की यह पहली संस्था है जो वर्तमान में कला की मुख्य पहचान बन गई है। देश के बड़े बड़े कलाकारों ने संस्थान को स्थापित करने एवं कलाधारा को चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संस्थान की स्थापना श्री सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी। इस ललित कला संकाय में चित्रकला, मूर्तिकला, मुद्रण कला जैसी विधाओं की कला शिक्षा व्यवस्था है। इसके उपरांत यहाँ म्यूलोजी विभाग भी स्थापित किया गया। विश्वविद्यालय की प्रथम उपकुलपति श्रीमती हंसा मेहता ललित कला संकाय के प्रमुख कार्यकर्ता श्री मार्कंडेय भट्ट के अमूल्य प्रयासों से प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह संस्थान प्रोफेसर नारायण श्रीधर बेंद्रे, प्रोफेसर शंको चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यम के सहयोग से विकसित हुआ। भारत का यह पहला कला संकाय था जो विश्वविद्यालय से संबद्ध था। आरंभ से ही संस्था की यह विशिष्टता रही कि यहाँ हस्त कौशल के साथ साथ विश्व और भारतीय कला का इतिहास, सौंदर्य शास्त्र, मनोविज्ञान, अंग्रेजी तथा हिंदी आवश्यक विषयों के रूप में पढ़ाए जाते रहे। यहाँ आरंभ से ही बाह्य प्रदेशों के आधुनिक कलाकार आमंत्रित किए जाते थे, जिनमें
जिनसे यहाँ के छात्रगण शिक्षा प्राप्त कर लाभान्वित होते थे। यह प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी है। के हेब्बर, श्यामक छावड़ा तथा वी.आर. अम्बेडकर ऐसे कलाकार हैं जिन्हें संकाय द्वारा बाहर से आमंत्रित किया गया था। यही नहीं, यहाँ के विविध क्षेत्रों में परंपरागत कार्यरत कारीगरों को भी यहाँ व्याख्यान हेतु आमंत्रित किया जाता है। यह अत्यंत सौभाग्य की बात कही जाएगी कि बड़ौदा कला संकाय ने यहाँ के छात्रों के लिए एक ऐसा मंच तैयार कर दिया जिसमें इन छात्रों को कम उम्र में ही राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, आरा हुसैन खन्ना जैसे राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों से मिलने एवं प्रेरणा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह भेंट वार्ता निसंदेह विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी एवं उत्साह प्रदान करने वाली है। संस्थान में छात्रों को अर्वाचीन और प्राचीन भारतीय, पूर्वी तथा पाश्चात्य सभी क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इस दौरान कला के स्वरूप के साथ साथ तकनीक तथा तथ्यों पर भी विशेष ध्यान प्रदान किया जाता है। यह इसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके लिए विद्यार्थी एवं शिक्षक अधिक से अधिक समय कला संकाय में व्यतीत करते हैं, जिससे शिक्षक तथा विद्यार्थी के मध्य सौहार्द का वातावरण उत्पन्न होता है। वे आपस में एक दूसरे की सहयोगी की भांति रहते हैं और निरंतर कार्य करते हैं। इस प्रकार छात्रों को अपने ऊपर कोई अनुचित दबाव महसूस नहीं होता और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। उनके मध्य मित्रवत व्यवहार होता है जो उन्हें और करीब लेकर आता है। सन 1961 से यहाँ फाइन आर्ट्स फेयर नामक वार्षिक मेले का आयोजन किया जाने लगा, जिसकी ख्याति भारत के अन्य क्षेत्रों सहित अहमदाबाद तथा मुंबई में भी थी। ये चित्र मूर्ति शिल्प, ग्राफिक्स, सिरेमिक आदि विधाओं की अनेक अद्भुत कलाकृतियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिन्हें देखने के लिए देश के कोने कोने से दर्शक आते हैं। कलाकृतियों के क्रय से संचित धनराशि को छात्र हित में प्रयोग किया जाता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय का भाग न होने के कारण यह संकाय सदैव धनराशि से वंचित रहा। अतः स्वाभाविक है कि यहाँ के आराधकों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता, परंतु यहाँ के संस्थापकों की व्यक्तिगत पहचान, सिफारिशें तथा जागरूकता के कारण यहाँ के छात्रों के प्रतिभा विकास में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई या शिक्षकों ने कभी छात्रों को आर्थिक कठिनाई महसूस नहीं होने दी। यह व्यवस्था यहाँ की कार्यप्रणाली के कुशल संचालन को दर्शाती है। 1950 के समय बड़ौदा की आधुनिक कला का रूप घनवादी था, जिसकी झलक हमें यहाँ के चित्रकार श्री नारायण, श्रीधर बेंद्रे, मूर्तिकार शंखो चौधरी, के.जी. सुब्रमण्यम, जयराम पटेल, मोहम्मद गुलाम शेख, घनवादी तथा अमूर्तवाद के कार्यों को देखने को मिलती है।
इसके अतिरिक्त यहाँ के अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों में शांति दवे, किशोरी लाल, विवान सुंदरम, मृणाल मुखर्जी, नीलिमा शेख, महेंद्र पांड्या, राघव कनेरिया, नागजी पटेल, बलवीर, लतिका कट्ट, रिनी धूमल तथा रेखा रोदवित हैं। छापा कला के भारत में विस्तृत रूप धारण कर लेने के कारण कलाकारों को इस क्षेत्र में अब अनेक संभावनाएं जो है नजर आती है। बड़ौदा कला संकाय में ग्राफिक एवं फोटोग्राफी से संबंधित अनेक कार्य किए गए हैं। इस कला को सीखने के लिए छात्रों में अत्यधिक रुझान रहता है। चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधियां यहाँ प्रदान की जाती हैं। अब कला इतिहास, ग्राफिक आर्ट्स, कला समीक्षा, भित्ति चित्र आदि विषयों पर भी स्नातकोत्तर एवं शोध की करने की यहाँ व्यवस्था है, जहाँ भारतीय, एशियाई तथा पश्चिमी देशों के छात्र जो है यहाँ पर ज्ञानार्जन करते हैं। अब देखते हैं कि सरकार सांस्कृतिक एवं कला मंत्रालय क्या योगदान करता है। संस्कृति के तत्वों में मीडिया, फिल्में, संगीत, हस्तकला, दृश्य कलाएं, मंच कलाएं, साहित्य, विरासत प्रबंध, सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योग, सेवाएं इत्यादि शामिल हैं इसमें। सांस्कृतिक विकास में अन्य बातों के साथ साथ मूर्त और अमूर्त संस्कृति दोनों के क्षेत्र में शामिल होते हैं। मंत्रालय के कार्यात्मक स्पेक्ट्रम में बुनियादी स्तर पर सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न करने से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना भी शामिल होता है। संस्कृति मंत्रालय के जो अधिदेश और लक्ष्य है वो इस तरह से है कि जिसमें देश की विरासत, प्राचीन स्मारकों, स्थानीय स्थलों का अनुरक्षण, ये रिकॉर्डों, अभिलेखीय पुस्तकालयों का रखरखाव, परिरक्षण और संरक्षण हो, सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में अनुसंधान और विकास हो, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हस्तियों, घटनाओं की शताब्दी वर्ष और वर्षगांठ मनाना, कला और संस्कृति के क्षेत्र में संस्थागत और व्यक्तिगत पहलुओं का संवर्धन करना, विदेश के साथ साथ सांस्कृतिक करार और साहित्यिक सांस्कृतिक आदान प्रदान करना, उनका कार्यान्वयन करना। अब देखते हैं इनका प्रशासनिक ढांचा क्या है। मंत्रालय के प्रशासनिक ढांचे में सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न ब्यूरो तथा प्रभाग हैं। इसके 2 संबद्ध कार्यालय, 6 अधीनस्थ कार्यालय तथा 33 स्वायत्त संगठन हैं, जिसका वित्त पोषण पूर्णतः सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत 2 मिशन नामतः राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक एवं पुरावशेष मिशन है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कार्यक्रमों के अतिरिक्त मंत्रालय विविध समकालीन सृजनात्मक कलाओं को प्रोत्साहन करने एवं उनका प्रसार भी करता है। जो अधीनस्थ कार्यालय है वो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, दूसरा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है नई दिल्ली,
और तीसरा है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला लखनऊ। इसके अतिरिक्त जो स्वायत्त संगठन है वो है नेहरू स्मारक संग्रहालय पुस्तकालय नई दिल्ली, संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, ललित कला अकादमी नई दिल्ली, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद, खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना, कला क्षेत्र प्रतिष्ठान चेन्नई, राष्ट्रीय कला इतिहास संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, नवनालंदा महाविहार नालंदा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली, पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीमापुर, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला। अब देखते हैं राष्ट्रीय संग्रहालय। 1949 में स्थापित देश में प्रमुख संग्रहालयों में से राष्ट्रीय संग्रहालय प्रमुख है। संग्रहालय के मुख्य संरक्षण जो मुख्य कार्यकलाप हैं उनमें कला संस्कृति का प्रकाशन निकालना, कला वस्तुओं का अधिग्रहण और संरक्षण करना, प्रदर्शनियों का आयोजन करना, भारतीय मूर्तियों और कांस्य वस्तुओं की उत्कृष्ट कृतियों की जो है प्रतिलिपियों का निर्माण करना, दृश्य श्रव्य तथा अन्य शैक्षिक कार्यकलाप, रिप्रोग्राफी केंद्र की स्थापना। वर्तमान में संग्रहालय के संकलन में मानव अस्तित्व के प्रागैतिहासिक समय से लेकर उत्कृष्ट कला की 2,60,000 से अधिक वस्तुएं जो शामिल हैं। संग्रहालय में 31 जो है गैलरियां हैं, वीथिकाएं। इलाहाबाद संग्रहालय, अब देखें इलाहाबाद संग्रहालय जिसे भारत सरकार ने 1986 में अपने अधिकार में लिया था, सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त शासी संगठन है। संगठन के मुख्य कार्यकलाप हैं कला वस्तुओं का प्रमाण, वीथिकाओं और आरक्षित भंडारों का पुनर्गठन, पुस्तकालय और फोटोग्राफी इकाई को समृद्ध बनाना, प्रकाशन, संग्रहालय, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों तथा अन्य शैक्षिक कार्यकलाप भी यहाँ पर किए जाते हैं। यह संग्रहालय एक संरक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से प्राचीन मूर्तियों, सिक्कों, चित्रों, पांडुलिपियों आदि के संरक्षण का जो है कार्यकलाप करती है। इलाहाबाद संग्रहालय आम जनता तथा विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए सेमिनार, वर्कशॉप तथा एग्जीबिशंस का आयोजन करती है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल समकालीन कला संग्रहालय सहित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
कला इतिहास का चित्रण करने की अवधि के संगत सामग्री और आंकड़े संग्रह करना जारी रखा था। यह संग्रहालय गैर भारतीय मूल के तैल चित्रों के पुनरुद्धार की योजना के एक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसका समन्वय राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के द्वारा किया जाता है। भारतीय संग्रहालय संस्कृति मंत्रालय का यह एक स्वायत्त निकाय भारतीय संग्रहालय पीठिकाओं के पुनर्गठन तथा नवीनीकरण, जनजातीय नमूनों, तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक डाटा प्राप्त करने के कार्य में यह लगा रहता है, जिसमें कला वस्तुओं तथा मूर्तियों के अनेक प्राचीन संग्रह हैं। इस संग्रहालय में सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक खंडों की 6 गैलरियां हैं, जिनमें इनके नाम हैं कला, पुरातत्व, मानव विज्ञान, भूविज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा आर्थिक पादप विज्ञान। इन गैलरियों की अपनी अपनी कला वस्तुएं, मूर्तियां, शिलालेख, सिक्के, टेराकोटा मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, चित्र, जनजातीय एवं सांस्कृतिक वस्तुएं आदि है। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी एक ऐसा अद्वितीय संस्थान है जिसने सभी साहित्यिक और वैज्ञानिक कार्यकलापों के एक मुख्य स्रोत के रूप में कार्य किया है। सरकार ने सोसाइटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। सोसाइटी अद्भुत एवं विभिन्न विषयों के अनुसंधान में कार्यरत है। सोसाइटी विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनियां, सेमिनार, व्याख्यान आदि का भी समय समय पर आयोजन करती है। कला क्षेत्र एवं प्रतिष्ठान। कला क्षेत्र प्रतिष्ठान को श्रीमती रुक्मणी देवी अरोड़ा ने विशेषतः नृत्य और संगीत के क्षेत्र में परंपरागत मूल्यों के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक अकादमी के रूप में 1963 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सांस्कृतिक संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की थी। इस संस्थान का स्वीकृत उद्देश्य एक ओर सभी कला रूपों और क्षेत्रीय रूपभेदों का समाकलन करना, भारतीय संस्कृति के प्राचीन वैभव को पुनर्जीवित करना तथा दूसरी ओर कला के सच्चे मानदंडों को निर्धारित करना है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कला इतिहास संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान संस्थान। ये संस्कृति मंत्रालय के तहत पूर्णतः वित्त पोषित एवं स्वायत्त संस्थान की स्थापना है। इसकी स्थापना सोसाइटी के रूप में की गई थी। इसे 1989 में सम विश्वविद्यालय घोषित किया गया। यह कला इतिहास, कला वस्तुओं के संरक्षण तथा पुनरुद्धार के विशिष्ट क्षेत्र में तथा संग्रहालय तथा पुरातत्वीय स्थलों में उनके प्रदर्शन, उनके रखरखाव, शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाला मूलतः एक शैक्षिक संस्थान है। ये संस्थान विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एवं पीएचडी पाठ्यक्रम आयोजित करता है। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। अब देखें
कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की संकल्पना को क्षेत्रीय सीमाओं से आगे सांस्कृतिक संबंधों का प्रसार करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है। इसका लक्ष्य स्थानीय संस्कृतियों के प्रति जागरूकता प्रदान करना और उसे बढ़ावा देना है। साथ ही यह दिखाना है कि ये संस्कृति किस प्रकार पहले क्षेत्रीय पहचानों में और अंततः भारत की सांस्कृतिक संस्कृति की समृद्ध विविधता में समाविष्ट हो जाती है। इन केंद्रों ने स्वयं को समग्र देश में संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण तथा प्रसार के क्षेत्र में एक प्रमुख एजेंसी के रूप में स्थापित कर लिया है। मंच कलाओं का संवर्धन करने के अलावा ये केंद्र साहित्यिक तथा दृश्य कलाओं के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही है। इस स्कीम के तहत स्थापित 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं, जिनमें उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र तंजावुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद, उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र दीनापुर तथा दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर। सांस्कृतिक केंद्रों के सांस्कृतिक संपर्क के अनुरूप एक से अधिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न राज्यों की सहभागिता क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना की एक मुख्य विशेषता है। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र प्रमुख स्कीपों जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम, लुप्त हो रहे कला रूपों का प्रलेखन, रंगमंच सुदृढ़ीकरण, गुरु शिष्य परंपरा, शिल्पग्राम, भागीदारी, गणतंत्र दिवस, लोक नृत्य उत्सव तथा शिल्प मेलों के आयोजन के कार्यान्वयन में संलग्न रहती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृति निधि, जिसे हम NCF भी कहते हैं। NCF की स्थापना धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम 1890 के अंतर्गत भारत सरकार के दिनांक 28 नवंबर 1966 की गजट अधिसूचना जारी करने के माध्यम से की गई थी। NCF की स्थापना भारत की सांस्कृतिक विरासत मूर्त अमूर्त दोनों के संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के क्षेत्र में निगमित क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, राज्य सरकार, निजी सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्ति की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। NCF सक्रिय रूप से अमूर्त विरासत के सभी पहलुओं से संबंधित कार्यकलापों को जो सहायता प्रदान करती है। यह कुछ एक चुनिंदा क्षेत्रों जैसे अन्यों के साथ साथ राधा कृष्ण मिशन, ज्ञान प्रवाह, रमण महर्षि केंद्र, मनन, किष्किंधा न्यास जैसे संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है। NCF हमारे देश की समृद्ध और विविध अमूर्त विरासत के उद्देश्य को बढ़ाने में प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह सहभागिता तथा सहयोग को अपने यहाँ आमंत्रित भी करता है। अब देखते हैं मंत्रालय की स्कीमें तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रम।
इसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के माध्यम से किए जाने वाले कार्यकलापों के अतिरिक्त वर्तमान में 26 सहायता अनुदान स्कीमें हैं जिन्हें मंत्रालय के द्वारा सीधा कार्यान्वित किया जाता है, जिनमें 11वीं योजना के द्वारा अनुमोदित नई स्कीम तथा साथ ही मंत्रालय द्वारा की गई एमटीए कवायद में प्रस्तावित नई स्कीमें भी शामिल हैं। सहायता अनुदान वित्तीय सहायता के रूप में उन स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है जो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। ये स्कीमें जो है इस प्रकार हैं, जैसे मंच कला क्षेत्र, सांस्कृतिक संगठनों के लिए भवन अनुदान की स्कीम, विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, मंच साहित्य और प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में प्रतिभाशाली कलाकारों को वरिष्ठ तथा कनिष्ठ अध्येता वृत्ति प्रदान करना, संस्कृति से संबंधित नए क्षेत्रों में वरिष्ठ कनिष्ठ अध्येता वृत्ति जो उन्हें दी जाती है। साहित्य कला और जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि का गठन करना, सांस्कृतिक कार्यकलापों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को शोध सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, बाल परिसरों सहित बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, अमूर्त विरासत और सांस्कृतिक विविधता के क्षेत्र में सुरक्षा तथा अन्य निरोधात्मक उपायों के लिए स्कीम बनाना, सांस्कृतिक विरासत स्वयंसेवक स्कीम, सांस्कृतिक उद्योगों के लिए पायलट स्कीम है इनके पास, सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र की स्कीम है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन ज्ञान संस्थानों में तन्य नियुक्ति के लिए विद्वानों को फेलोशिप देने का कार्य करती है, राष्ट्रीय मंच कला केंद्रों की स्थापना का कार्य किया जाता है। अब देखिए इस संस्कृति मंत्रालय के पास क्या है। राष्ट्रीय राज्य नाट्य विद्यालयों के गठन की स्कीम है, कला और संस्कृति संबंधी दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए स्कीमें हैं इनके पास, राज्य अकादमियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीमें हैं, उत्कृष्ट केंद्रों के गठन की स्कीम है, कोलकाता और चेन्नई में अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्रों के गठन की स्कीम, भारतीय सांस्कृतिक जीवंत और विविध भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को बनाए रखने की स्कीम, भारतीय संस्कृति और विरासत को समर्पित पत्र पत्रिकाओं और जर्नलों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन सहायता अनुदान स्कीम में के MIS और स्वचालन की स्कीम है, वेनिस द्वैवार्षिकी पर भारत के स्थायी राष्ट्रीय मंडप हैं, बड़े पैमानों पर संग्रहालयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के लिए स्कीम है, इंटरनेट पर मौजूद राष्ट्रीय संग्रहों की सूची और छवियां बनाने के लिए संग्रहालय
संग्रहों के डिजिटलीकरण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम है। संग्रहालय व्यवसायियों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की स्कीम है। संग्रहालय संबंधी विषयों के लिए प्रबंधन पाठ्यक्रमों, अन्य अतिरिक्त अकादमी सुविधाओं के लिए भी वित्तीय सहायता स्कीम है। राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम है। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को वित्तीय सहायता की स्कीम है। प्रस्तावित राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम है। मानव विज्ञान के क्षेत्र में शोध परिणामों के दस्तावेजीकरण और प्रसार के लिए राज्य सरकारों, संस्थाओं और संगठनों को सहायता प्रदान करती है। बौद्ध दर्शन उच्च अध्ययन विद्यालय का गठन करती है। सांस्कृतिक विषयों संबंधित सेमिनार, उत्सवों, प्रदर्शनियों के लिए विदेश जाने वाले कलाकारों और सांस्कृतिक व्यवसायियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अध्ययन अथवा नृत्य, संगीत, नाटक जैसे किसी भी रूप में भारतीय संस्कृति को सीखने की जो उपरोक्त सरकारी नीतियां बनाने के उपरांत भी उनका कितना क्रियान्वयन होता है, यह बताने की तो आवश्यकता नहीं है। अधिकांश नीतियां मात्र कागजों पर ही बनती हैं। में अरबपति बनकर अपनी 7 पुश्तों का भविष्य संवारता है। आज राजनीति में चुनाव जीते विधायकों को भ्रष्टतम विभागों के सर्वोच्च पदों पर सुशोभित कर उनकी नाराजगी दूर कर दी जाती है, ताकि वक्त फिरने पर कहीं पाला ना बदले। विधायकों को सार्वजनिक उपक्रमों तथा अनेक व्यव संस्थाओं में अध्यक्ष पद सौंपने की परंपरा उत्तर प्रदेश में ही आरंभ हुई थी, जहां ललित अकादमी का अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाया गया जिसके विरोध में अनेक स्वर उठे। अध्यक्ष पद पर एक सामान्य विधायक की नियुक्ति एक गंभीर प्रश्न है। यह हमारे समय की अस्वस्थ और विकृत राजनीति का एक प्रमाण है। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति को कला के क्षेत्र में सामान्य ज्ञान भी हासिल ना हो, विधायक और मंत्री बनते ही सारी योग्यताएं प्राप्त हो जाती हैं। और ये योग्यताएं किस प्रकार प्राप्त होती हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। यहाँ पर विधायकों मंत्रियों की नियुक्ति के उपरांत भी उनकी कला एवं संस्कृति की उन्नति के प्रति उदासीनता देखी जा सकती है। राजनीतिक मूल्य और संस्कृति दो विपरीत मूल्य हैं। राजनीति जहां आज पूर्णतः सत्ता केंद्रित होकर मूल्यों को त्याग चुकी है, वहीं कला संस्कृति आज भी मूल्यों को संरक्षित कर रही है। कला और संस्कृति में ईमानदारी की आवश्यकता है। यहाँ छद्मवेश में विचरण करने वाले छलियों के लिए कोई स्थान नहीं। राजनीति और संस्कृति के अंतर संबंध पर विचार करें तो संस्कृति कभी राज्याश्रित नहीं हो रही। राजनीति की तुलना में संस्कृति एवं कला का महत्व सदैव ही श्रेष्ठ रहा है। भारतीय समाज में कला और संस्कृति का जो सम्मानपूर्ण स्थान का
था उसको नेस्तनाबूद करने में धन एवं पद की लिप्सा रखने वाले कलाकारों का भी योगदान है। आज समाज में सम्मानजनक स्थान दौलतमंदों, अधिकारियों, प्रशासकों एवं नेताओं को प्राप्त है। एक संगीतज्ञ, कवि, चित्रकार की तुलना में राजनेता अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि उसके पास पावर है। दूसरों पर उपकार करने के तमाम साधन उपलब्ध हैं। राजनेताओं से जुड़कर कलाकार कभी सम्मानित नहीं होते। राजनीति कला संस्कृति से जुड़कर अवश्य सम्मानित होती है। कला और संस्कृति का मूल्यों, नैतिकता, भविष्य, स्वप्न, विज्ञान से संबंध है। वस्तुतः संस्कृति की प्रकृति समावेशी है जो कि सबको साथ लेकर चलती है, जबकि राजनीति इसके बिल्कुल विपरीत है। राजनीति हमको अलग अलग करने का कार्य करती है। इसमें स्वार्थ है, छल है। राजनेताओं को अपना आदर्श मानने के कारण उनके अंदर भी ये तत्व जो है विकसित हो रहे हैं। राजनीति में भोगाकांक्षा, जोड़ तोड़, शक संदेह, मूल्यहीनता है, अपना हित साधने की नई संस्कृति है। स्वतंत्र भारत के हमारे देश के योजना निर्माणकर्ताओं ने योजनाओं को बनाते समय देश के विशाल स्वरूप एवं विकास के सांस्कृतिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राजनीति में अपने लाभ के लिए कला संस्कृति के व्यवसायीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीति ने संस्थाओं की स्वायत्तता पर भी कम प्रहार नहीं किए। सरकारों ने उन्हें अपने अधीन किया। यह अधीनता स्वाधीनता के विरोध में। कला और संस्कृति की राजनीतिक अधीनता के पीछे पद, पुरस्कार, सम्मान आदि भी महत्वपूर्ण रहे हैं। अनेक कलाकार चंद सुविधाओं के लिए राज्य व्यवस्था के दास बन गए। आज अर्थ संस्कृति ने संस्कृति का अर्थ ही बदल डाला है। कलाकार और संस्कृति कवि सभी अपनी अपनी भूमिकाओं से विमुख हैं। आज आवश्यकता है सांस्कृतिक नवजागरण की तथा कला संस्कृति राजनीति के अंतर संबंधों पर नए सिरे से विचार करने की और प्रोत्साहन देने पर। कई बार तो कलाकार फुटपाथ और पार्कों में ही प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं। इनमें से अनेक कलाकार या चित्रकार ऐसे हैं जो देश के बाहर भी जाने पहचाने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कला एवं संस्कृति के मोर्चे पर सामूहिक पहल की कमी नहीं है। यहाँ जो कुछ हो रहा है वह नितांत गैर सरकारी, सामूहिक, जन सहयोगी प्रयत्न के कारण हो रहा है। जिसको जो करना है कर रहा है, जो साथ आना चाहता है वो आ रहा है। सभी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां सरकारी और सांस्कृतिक तथा कला मंत्रालय की सांस्थानिक सहायता बहुत कारगर हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि सरकार, मंत्रालय इस बात को समझ लें कि जो पैसा उनके हाथ में है वो उनका नहीं है। राज्य देश के उन तमाम लोगों की मेहनत का है जो इस पैसे के को हिफाजत से सही जगह पर खर्च करने के लिए केवल ट्रस्ट की मात्र है। स्वेच्छा से स्वहितैषियों पर खैरात की तरह नहीं लौटा सकते, जैसा कि वो अक्सर करते रहे हैं। आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं और कल फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।